Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, the next topic in the chapter is increasing and decreasing functions. The second topic of chapter number 6, and we can say this is exercise number 6.2 introduction. अब आपकी नई बुक में 6.2 होगा और पुरानी में भी 6.2 ही होगा. ये तो 6.2 ये दोनों में इंट्रोडक्शन. ओके, तो ये सेकंड एप्लीकेशन है. वी वर स्टडिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. एक एप्लीकेशन पढ़ लिया हमने, दैट इज रेट ऑफ चेंज. उसकी एक्सरसाइज कल खत्म करी. अभी सेकंड एप्लीकेशन है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो देखो, टॉपिक के मीनिंग पे जाते हैं. इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डिक्रीजिंग मतलब घटना. और फंक्शंस जो हम रिलेशंस एंड फंक्शंस में सीख के आए हैं 2 सालों से, 11th 12th. तो अगर जैसे कोई फंक्शन गिवन है हमको, जैसे ये वाला फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये पता लगाना ही इस टॉपिक का उद्देश्य है. एंड विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स हमको ये पता करेंगे. अच्छा, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इसको अपन विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स भी पता कर सकते हैं. इस चैप्टर में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो डेरिवेटिव्स की मदद के बिना नहीं हो सकता. सारे उसके बिना भी हो सकते हैं, बट डेरिवेटिव्स की मदद से थोड़ा सा इजीली और जल्दी हो रहे हैं. जैसे रेट ऑफ चेंज भी हमने कई क्वेश्चंस में विदाउट डेरिवेटिव्स निकाले थे, और निकाले भी जा सकते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स वो बड़ी जल्दी और बड़ी इजीली निकल रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का पता करना भी कोई बड़ी बात नहीं है. हम विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स भी इसका पता कर सकते हैं, और फिर विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स भी पता करेंगे. तो दोनों चीजें हमको सीखनी है. अच्छा, पता करना ही क्यों कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमको एक स्पेसिफिक पैटर्न को एनालाइज करने की जरूरत होती है कि ये बढ़ेगा या घटेगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी इन्वेस्टर को किसी फंड में इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लो किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है. गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं ना. तो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. अगर ये इंक्रीज होगा तो आप इन्वेस्ट करो, यानी कि बाय करो. और अगर ये डिक्रीज होगा या हो रहा है तो आप सेल करो. तो दोनों से फायदा कमाया जा सकता है. ये तो हो गई कमर्शियल लैंग्वेज. उसके बाद साइंटिफिक लैंग्वेज में मान लो कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट है, उसमें कोई कुछ भी ले लो, पैटर्न चलते ही रहते हैं उसमें. तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं अलग अलग चीजों के. तो वो इंक्रीजिंग पैटर्न है या डिक्रीजिंग पैटर्न है, वहां पे पता करना जरूरी है. ठीक है, तो पता करना जरूरी है, इसलिए एप्लीकेशन है. ओके. अब मतलब क्या होता है वो समझते हैं. देखो, मतलब सरल सा है, बहुत सरल सा मतलब है कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, वाई और एक्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तर्ज पे चले या उसी के जैसा चले, जैसे वो चल रहा है वैसे के वैसे ही चले, सेम वैसे के वैसे चले, तब तो हम कह देते हैं, मतलब ये इसकी तर्ज पे चले, तब तो हम कह देते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है. और अगर ये इसकी तर्ज पे ना चले, उल्टा चले, मतलब जो एक्स कर रहा है उसका उल्टा काम वाई करे, तब हम फंक्शन कह देते हैं डिक्रीजिंग. सरल सी अर्थ तो यही है. जो एक्स कर रहा है वैसा का वैसा काम वाई कर रहा है, तब तो फंक्शन इंक्रीजिंग है. और जो एक्स कर रहा है वैसा उसका उल्टा काम वाई कर रहा है, तो डिक्रीजिंग है. अब मैथमेटिक्स में वाई और एक्स क्या काम करेगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा कुछ एट्रीब्यूट्स होते नहीं है, केवल उसकी वैल्यू को ही कंपेयर किया जाता है. तो अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है, उससे वाई भी इंक्रीज हो जाए, या एक्स डिक्रीज हो रहा है, उससे वाई भी डिक्रीज हो जाए, मतलब वाई एक्स पे डिपेंड करता है ना, तो ये दोनों ही पैटर्न्स इंक्रीजिंग फंक्शन के हैं. क्योंकि इसमें एक्स जो कर रहा है, वाई उसको देखे देखे वही काम कर रहा है. ये दोनों ही पैटर्न क्या हैं? इंक्रीजिंग फंक्शंस के हैं. ओके. लेकिन अगर एक्स तो इंक्रीज हो साम, बट उसके विपरीत, अपोजिट टू इट, वाई इज डिक्रीजिंग, या एक्स डिक्रीज करें और उसके अपोजिट वाई इंक्रीज करें, both of these patterns are what? The signs of decreasing function. ठीक है. अच्छा, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ओवरऑल भी हो सकता है और स्पेसिफिक डोमेन में भी हो सकता है. जैसे हो सकता है कोई फंक्शन ओवरऑल इंक्रीज ही करता हो, ऐसे भी हो सकता है कोई फंक्शन ओवरऑल डिक्रीज ही करता हो, और ऐसे भी हो सकता है कि कोई फंक्शन ओवरऑल
इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता हो, किसी एक्स की वैल्यू पे के लिए हो तो इंक्रीज कर रहा हो, किसी एक्स की वैल्यू के लिए हो डिक्रीज कर रहा हो। और बार बार भी ये पैटर्न रिपीट कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकता है कि कुछ एक इंटरवल में, इंटरवल समझते हो, मतलब डोमेन का एक पार्ट हम तोड़ दे तो उसको इंटरवल कहते हैं। जैसे बड़ी सारी डोमेन है रियल नंबर, उसमें से मैंने तोड़ दिया 3 से 5, तो ये इसका एक इंटरवल है। तो एक इंटरवल में वो इंक्रीज भी कर सकता है, फिर अगले नेक्स्ट इंटरवल में डिक्रीज भी कर सकता है, फिर अगले इंटरवल में इंक्रीज फिर डिक्रीजिंग, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चल सकता है। ऐसा भी नहीं है कि एक फंक्शन 2 बार ही अपनी ये चीज पैटर्न को बदलेगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स पैटर्न को बदल भी सकता है और एक जैसा भी रह सकता है, कोई गारंटी नहीं है, हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि एक फंक्शन का एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे नीचे, इसको एनालाइज करते हैं। देखो ये फंक्शन, इसको बोलते हैं y = x², पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है, y = mx², जिसमें स्लोप अगर अपन रखते हैं m = 1 रखते हैं तो ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो y = x², ये एक फंक्शन है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब अपन ग्राफ बनाते हैं फंक्शन का, तो ऐसे भी देख लेना, अगर उसका ग्राफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ टेंड करे तब तो वो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग। बहुत सारे तरीके हैं ये चेक करने के, ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ टेंड करे, अब एग्जैक्टली साउथ ईस्ट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक मोटा मोटा अंदाजा, तब वो फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। तो ये अगर ग्राफ बना हो तो वैसे भी देखा जा सकता है। ठीक है, अभी तक तो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया ही नहीं है हमने, केवल जनरली सीखा है कि क्या इंक्रीजिंग है। अब जैसे ये एक्स y = x² का ग्राफ है, तो यहां से लेकर और ओरिजिन तक, लेफ्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन को टेंड कर रहा है, और फिर यहां से यहां ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को टेंड कर रहा है। तो यहां से यहां तो अगर ग्राफ की मदद से देखें तो डिक्रीजिंग, और यहां से यहाँ इंक्रीजिंग। और सरल सा मतलब है, गिर रहा है चढ़ रहा है, सिंपल सा लॉजिक ऐसे देखने का है ना। अब अपन उस लॉजिक को देखेंगे, वाई जो कर रहा है एक्स क्या कैसे कर रहा है, उस लॉजिक से देखेंगे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रही। ठीक है, तो देखो वाई की वैल्यू को एफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो आप इस पैटर्न को देखो, लेफ्ट साइड वाले पैटर्न को, ये एक्स की वैल्यू से, ये वाई की वैल्यू है, x² की वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू है। ये लेफ्ट टू द ओरिजिन है, मतलब जीरो से लेफ्ट में इसमें पॉइंट्स लिए गए हैं, जैसे -2 -1.5 -1 -1/2 0। और ये जो है ओरिजिन के राइट साइड के पॉइंट लिए मैंने 0 1/4 कुछ एक पॉइंट्स लिए मैंने। अब आप देखो -2 पे इसकी वैल्यू क्या आती है 4, -3/2 पे इसकी वैल्यू क्या आती है 9/4, -1 पे इसकी वैल्यू 1, ये सॉल्व करके लिखा हुआ है, -1/2 1/4 0 पे 0। तो आप ध्यान से देखो, ये -2 -3/2 -1 -1/2 और 0, तो यहां से लेके यहां तक एक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, छोटा था फिर बड़ा हो गया फिर बड़ा हो गया, तो एक्स का पैटर्न क्या है? इंक्रीज होना। और यहाँ पे आ जाओ, 4, 4 से 9/4, फिर 1, फिर 1/4, और फिर फाइनली 0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? यहाँ से यहाँ ये डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखो वाई इसका उल्टा काम कर रहा है, तो इस वाले इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। इधर आ जाओ, ये देखो एक्स बढ़ रहा है, 0 से 2 पे गया, और वाई भी 0 से 4 पे गया, तो ये भी बढ़ा। तो जो एक्स कर रहा है उसका उल्टा उल्टा नहीं, सेम काम वाई कर रहा है, तो फंक्शन यहाँ से इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होंगे। सारी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक बार अपन जितना हमने अभी सीखा है उसको नोट डाउन करते हैं और फिर चलते हैं, अभी तक डेरिवेटिव्स का यूज नहीं किया गया है ना। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि फंक्शन जैसे ये सरल सा है, तो इसको विदाउट डेरिवेटिव्स अगर एमसीक्यू है तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि इंक्रीज कौन से इंटरवल में होगा और कौन से इंटरवल में डिक्रीज होगा। लेकिन फंक्शन जब कॉम्प्लिकेटेड बन के आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन के आ जाता है, तब आपको डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वन मोर थिंग, आप साइन एक्स का ग्राफ जानते ही हैं कैसे होता है, ऐसे। तो देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलता ही जाएगा। ऐसे cos x का ग्राफ भी है। 10x का ग्राफ जो है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज नहीं होगा, एवर इंक्रीजिंग होगा। कभी भी घूम के ऐसे आता है नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है, यहां से लूप खा के फिर यहाँ पे निकलता है, वो एक अलग बात है। तो लूप खाने को अपन डिक्रीज फंक्शन नहीं कह सकते, ऐसे घूम के तो नहीं आया ना। वो तो इस वाले पॉइंट पे वो डिफाइंड ही नहीं है, 5/2 पे, इसलिए वो लूप खा के इधर आया। बट इस चीज को अपन ये नहीं कह सकते कि फंक्शन डिक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग विदाउट लिफ्टिंग द पैन, वो ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो 10x को एवर इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे हम उसकी डोमेन में, जो डोमेन के बाहर के पॉइंट्स है उस पर तो डिस्कस ही नहीं करना। समझ आया? ओके, चलो अब एक बार नोट सेक्शन पे आओ। एनी फंक्शन एफ एक्स, एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एन इंक्रीजिंग
और अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और इट कैन बी इंक्रीज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अच्छा, फंक्शन को या तो आप इंक्रीजिंग कहेंगे या डिक्रीजिंग कहेंगे, या एक चीज और कह सकते हैं क्या, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये कब कहेंगे, जब जिस इंटरवल में फंक्शन गिवन हो उसमें वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही काम कर ले, दोनों ही काम कर ले, तब आप उसको कहोगे भैया नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि एक चीज नहीं बोली जा सकती। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लगे हाथ इसका, कि अभी वाला एग्जाम्पल ले लो चलो। अगर मैंने कहा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आप कहोगे आप इंटरवल बताओ, तो मैं कहूंगा इस इंटरवल में बताओ, मतलब -r में बताओ या r- में बताओ, नेगेटिव रियल नंबर्स में आप कहोगे डिक्रीजिंग। एक, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि पॉजिटिव आर पे बताओ, आप कहोगे इंक्रीजिंग। ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि ओवरऑल आर पे बताओ, तो दोनों काम कर रहा है इसमें कोई, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ गए। वैसे ही साइन एक्स का ग्राफ है, 0 to π/2, 0 to π/2 इंक्रीज होता है, 0 से 1 हो जाता है, π/2 से 3π/2 पे डिक्रीज होता है, 3π/2 से फिर इस तरह इंक्रीज होता है। लेकिन मैं कहा ओवरऑल बताओ आप, या फिर 0 से π बताओ, तो इसमें दोनों काम कर दिया उसने, तो फिर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है चीज। आगे बढ़ते हैं। टू एनालाइज दिस, इसको एनालाइज करने के लिए वी टेक एनी टू पॉइंट्स x1 एंड x2 फ्रॉम द गिवन डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की डोमेन पे अपन कोई भी दो पॉइंट्स उठा लेंगे, x1 और x2। इसको डोमेन बोलते हैं। टेक एनी टू पॉइंट्स विच एवर यू लाइक, जो मर्जी आए उठा लो। उठा लिया। अब इनकी मदद से अपन बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कैसे बताएंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन है नीचे। वो ऑब्जर्वेशंस क्या है कि आपने जो x1 x2 लिया है, अगर आपने x1 छोटा लिया है और x2 बड़ा लिया है, तो फिर fx1 भी छोटा आना चाहिए और fx2 भी बड़ा आना चाहिए। समझ आया, मतलब x2 बड़ा तो fx2 भी बड़ा, तो y वही काम कर रहा है जो x कर रहा है, मतलब x इससे बड़ा है, दैट मीन्स इंक्रीज हो गया। तो y भी इससे बड़ा है तो वो भी इंक्रीज हो गया, तो सेम काम कर रहा है, तो ये फंक्शन हो जाता है मेरा इंक्रीजिंग। अब अगर ये इसके बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तब तो इंक्रीजिंग कहते हैं। लेकिन ये इससे बराबर नहीं, 100% इससे बड़ा ही होगा, बराबरी का भी चांस नहीं, बड़ा तो बड़ा ही होगा, तब उस फंक्शन को इंक्रीजिंग की जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह देते हैं। अब इस पे और चर्चा करेंगे, एक बार के लिए ऑब्जर्वेशन पढ़ लो, फिर अभी इस पे और चर्चा करेंगे। अब आपने तो लिया था शायद x1 छोटा x2 बड़ा, लेकिन आपका जो y1 है वो बड़ा है y2 से, मतलब y जो है x का विपरीत काम कर रहा है, तो फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। और सिमिलर मैनर में इक्वालिटी का साइन हटा दें, बराबर हो ही नहीं सकता, तो फिर डिक्रीजिंग ना कह के क्या कह देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। x1 x2 दोनों गिवन डोमेन से होने चाहिए। ओके। अब इसमें हालांकि चार केस और नहीं लिए, जब आपने x1 छोटा लिया हो और बड़ा लिया, x2 बड़ा छोटा लिया हो, लेकिन वो पैटर्न वही चलेगा। अगर आप इसको ऐसे कर दें तो फिर ये भी ऐसे होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, और अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये अगर सेम रख दो तो ये डिक्रीजिंग का पैटर्न हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलो, अब देखो स्ट्रिक्टली वर्ड की बात समझ लेते हैं, स्ट्रिक्टली वर्ड क्या चीज है इसमें। ठीक है, देखो, सपोज करो, अभी वही वाला ग्राफ ले लो चलो। मैंने आपसे पूछा था कि आर नेगेटिव में फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज, ये पूछा था। आर नेगेटिव में, तो आपने क्या जवाब दिया, डिक्रीज। इसी फंक्शन को एनालाइज कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा आपसे आर पॉजिटिव में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आपने क्या जवाब दिया, लेकिन एक डोमेन अभी और है इसकी जिसमें तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं और ना आपने मुझसे पूछा। क्या ओवरऑल डोमेन एनालाइज हो गई क्या फंक्शन की, ध्यान से सोचो, या रह गई अभी। जीरो, आर नेगेटिव में भी जीरो नहीं आता, आर पॉजिटिव में भी जीरो नहीं आता। तो सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि इस वाली डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये तो आपने बताया नहीं। अब देखो जीरो पे वो अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। ओके, तो जीरो को या तो हम इसमें शामिल करेंगे या इसमें शामिल करेंगे। अगर हम जीरो को इसमें शामिल कर देते हैं, आर नेगेटिव यूनियन जीरो, तो ये फंक्शन अभी भी डिक्रीजिंग कहलाएगा।
और आर प्लस यूनियन इसमें शामिल कर देते हैं तो भी ये फंक्शन अभी भी इंक्रीजिंग कहलाएगा, लेकिन अगर शामिल नहीं करते हैं तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे पैटर्न चेंज हो रहा है उस पॉइंट को शामिल ना करें, मतलब ये जीरो तो हटा दो, जीरो हटा दो, तो यहां से लेके यहां तक स्ट्रिक्टली इसने एक ही काम किया, गिरने का, तो इसको डिक्रीजिंग ना कह के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं। और इसको हटा दें, यहां से लेके यहां तक देखें तो इस वाली डोमेन में उसने स्ट्रिक्टली एक ही काम किया, मतलब स्ट्रिक्टली मतलब अपने फोकस से अड़ा ही नहीं, अपना जो अटेंशन था वही कायम रखा उसने, इंक्रीज होने का। बट अगर मैं इसमें जीरो शामिल कर दूं, अगर मैं इसमें जीरो शामिल कर दूं तो जीरो के जस्ट लेफ्ट तक वो डिक्रीज हो रहा था, जीरो पे वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो वो डिक्रीज तो हो रहा था, लेकिन उसने डिक्रीज होने के साथ अपना फोकस खो दिया, एक पॉइंट पे वो बराबर हो गया, पैटर्न चेंज कर दिया। तो उसको डिक्रीजिंग तो कहेंगे लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि कहने के लिए तो जीरो एक पॉइंट है, लेकिन जीरो के इर्द गिर्द भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो उन पॉइंट पे एनालाइज करें, जीरो पे एनालाइज करना मतलब उन उन पॉइंट्स पे एनालाइज करना, तो उन पॉइंट्स पे वो बिल्कुल एक ही फोकस से काम नहीं कर रहा है, तो उसको जस्ट डिक्रीजिंग कहेंगे। तो कहने का मतलब जहां पे फंक्शन पैटर्न चेंज कर रहा है उस पॉइंट को शामिल कर दें, शामिल कर दोगे तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा, शामिल नहीं करोगे तो स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा। तो आप यूं कह सकते हो कि स्ट्रिक्टली वर्ड का इक्वालिटी वाला जो साइन है, जैसे ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी वाला साइन लगा दो, इससे 36 का आंकड़ा है, या तो इक्वालिटी वाला साइन आएगा या स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। क्योंकि अगर आपने इक्वालिटी वाला साइन लगा दिया तो उस पॉइंट को शामिल कर दिया, अब स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आ सकता। और अगर आपने स्ट्रिक्टली वर्ड लगा दिया तो अब इक्वालिटी वाला साइन यानी वो पॉइंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा डोमेन से। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, क्योंकि अगर आप जीरो शामिल करते हो तो फिर जीरो पर भी एनालाइज होगा कि फंक्शन गिराया चढ़ाया, तो एग्जैक्टली जीरो पे तो फंक्शन ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो कर रहा है ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, लेकिन जीरो के जस्ट लेफ्ट में वो साउथ ईस्ट ही कर रहा था, तो उसको जस्ट डिक्रीजिंग कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे। ओके, तो यही सारी चीज वहां पे लिखी हुई है, चेक करो। यही सारी चीज वहां पे लिखी हुई है कि x1 x2 से आपने छोटा ले लिया, और fx1 fx2 से छोटा है लेकिन बराबर भी हो सकता हो, तो उस केस में फंक्शन को जस्ट इंक्रीजिंग कह सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। ओके, और अगर आपने इक्वलिटी का साइन हटा दिया तो अब ये 100% इससे बड़ा आ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ आया? इसका कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं क्या, स्ट्रिक्टली वर्ड के समझने के लिए? जैसे कि और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन, यस। चलो अभी आगे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, तो एकदम से इससे माइंड में कैप्चर नहीं है, बाकी लॉजिक समझ गए आप? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब एक बार आप ग्राफ देखो, तो ये तो है इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। ऐसे मानो कि जितना बनाया हुआ है ना उतनी डोमेन पर ही हम एनालाइज कर रहे हैं, इससे पीछे वाली डोमेन पे हमने बनाया नहीं है, तो इससे पीछे क्या हुआ था हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उसी पे एनालाइज कर रहे हैं ना। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट, तो आप ध्यान से देखो ये यहाँ पे सीधा हो गया। अब आप सपोज करो, चलो ऐसे समझ लें, इस ग्राफ से समझ में आ जाएगा। मान लो आपने इस डोमेन में दो पॉइंट्स लिए, x1 x2, आपको कहा गया था कि x1 x2 दो पॉइंट्स आप लेना इसकी डोमेन में कहीं। तो अगर आपने इस वाले रीजन में दो पॉइंट्स लिए, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके और यहां तक आपने x1 x2 ले लिए, तो कहीं पर भी ले लो जहां आपकी मर्जी हो। लेट से x1 ले लो यहाँ पे, यहाँ पे ले लो,
फिर x2 ले लो यहाँ पे। ले लिया। अब x1 छोटा लिया है, x2 बड़ा लिया है, तो उसके मुकाबले y1 देखो छोटा आया है और y2 बड़ा आया है। इंक्रीजिंग माना जाएगा, माना जाएगा। लेकिन आपने कहा कि सर पूरी डोमेन है तो मेरी मर्जी में तो x1 x2 यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो आपने x1 छोटा लिया है, x2 बड़ा लिया है, लेकिन y1 दोनों के लिए बराबर है, fx1 fx2 के बराबर। तो आपने x1 छोटा लिया, x2 बड़ा लिया, लेकिन इसके रिजल्ट ये निकला कि fx1 और fx2 तो बराबर आ गए, छोटे बड़े आए नहीं। तो एक बार तो बड़ा आ रहा है, पिछले केस में क्या आया, बड़ा आया, मतलब fx1 छोटा आया और fx2 बड़ा आया। यहां से यहां ये बराबर आया, और यहां से यहां फिर बड़ा आएगा। तो इन तीनों केस को मर्ज कर दें तो ये लिखा जा सकता है fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2। इक्वालिटी वाला साइन इसमें मर्ज कर दिया, बड़ा तो कभी नहीं आया ना, fx1 हमेशा छोटा है, बराबर आया। तो जब इक्वालिटी का साइन आया तब हम इसको जस्ट इंक्रीजिंग कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने एग्जैक्टली ईस्ट डायरेक्शन फॉलो करी, ना नॉर्थ ईस्ट ना साउथ ईस्ट। एक इंटरवल में, बोले एक छोटे से इंटरवल में ही क्यों ना करें, नहीं स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा सकते। अब इसमें इसके यहां से यहां मर्जिया है, जहां पे आप x1 x2 ले लो, हर बार fx1 fx2 से बड़ा है, एक बार भी छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। यहाँ पे बराबर था, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड लग जाए। अभी समझ आया, क्लियर है। वहां पे वो क्लियर नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पे पता है क्या, क्योंकि यू वो जो ग्राफ पढ़ रहे थे ना, उनमें एक ही पॉइंट पे वो सीधा हो रहा था ना, इसमें थोड़े से एक इंटरवल में सीधा हुआ ना, तब वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, डिक्रीजिंग में भी ये का यही पैटर्न रिपीट करो। अगर अब ये थोड़ा सा ग्राफ गलत बना हुआ है, आप ढंग से बनाना, ये ऐसे टेढ़ा बना हुआ है तो देखा जाए तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बन रहा है, लेकिन आपको ऐसे बनाना है, ऐसे, तब ये समझ में आएगा। ओके। तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहां से यहां डिक्रीज, फिर ये सीधा हो गया, फिर डिक्रीज। तो अगर आप अगेन जैसे मान लो इस वाले इंटरवल में एनालाइज करें, तो आप ले लो x1 x2। तो लेट से x1 ये ले लिया, x2 ये ले लिया, x1 छोटा लिया है, x2 बड़ा लिया है, y1 बड़ा है, y2 छोटा है, तो बड़े x2 पे छोटा y2 मिल रहा है, तो डिक्रीजिंग पैटर्न है। और यहां से यहां पे बराबर मिलेगा, जैसे पहले देखा हमने, x1 छोटा लो x2 बड़ा लो, लेकिन y1 y2 दोनों बराबर है, फिर यहां से हमें मिलेगा, तो डिक्रीजिंग वर्ड आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड नहीं आएगा इसमें। आप इस पैटर्न में कहीं पर भी आप चेक कर लो, आप जब जब x2 बड़ा लोगे तब तब y2 छोटा मिलेगा, उल्टा मिलेगा। ओके, चारों पैटर्न एनालाइज हो गए। अब पांचवा पैटर्न क्या है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कि दोनों ही पैटर्न फॉलो करें। ठीक है, अब जब नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है तो वहां पे आपको स्ट्रिक्टली वर्ड है या नहीं है इसे सोचना ही नहीं है, वो वाला लॉजिक वहां पे अप्लाई नहीं होगा कि स्ट्रिक्टली वर्ड लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है, ये बढ़ भी गया, साइन एक्स का ग्राफ है, फिर घट गया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर बढ़ गया, तो इसको नीदर इंक्रीजिंग, तो पांच ग्राफ समझ में आ गया, आपकी बुक में भी है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा इसने सीधा लिखा है ना, वो थोड़ा सा गलत बना हुआ है, आप सीधा बनाना। ओके, समझ आ गया कि अभी। तो ये विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट होता है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इतना नहीं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना अब, यानी कि आपको विदाउट यूज ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है, तो जितना हमने नॉलेज है इससे आप पता लगा सकते हो। अब बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, बोलो, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो भैया इसका इस्तेमाल कब करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अब एक्सरसाइज में एक या दो क्वेश्चन ही होंगे जिसमें अपन विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे, बाकी सब विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे। तो इसके लिए वापस कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो सीखने के लिए वापस ग्राफ पे ही चलते हैं, इसी वाले ग्राफ पे चलते हैं जो आपकी बुक में गिवन है, पांच ग्राफ। ये सारा एनालिसिस आपकी बुक में भी, x1 छोटा x2 बड़ा। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसको भी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहेंगे, क्योंकि इसने नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो नहीं करी। ठीक है, कहाँ गई ये ग्राफ, ये ग्राफ कहाँ है, इसमें तो है नहीं, पुरानी बुक में ही है ना, नई में नहीं है। चलो आप इसी से समझो। मुझे बताओ ग्राफ नंबर 1 में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, फिर अभी क्लियर ग्राफ भी बता देंगे। ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट ले लिया, आप एक टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट बन जाएगी। टेंजेंट क्या होती है, जो बाहर से छू के निकले, अभी परफेक्ट नहीं बन पा रही,
क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये भी कर्व्ड कम है और सीधी लाइन की तरह ज्यादा दिख रहा है, इसलिए वो परफेक्ट नहीं बन पा रही। पर बनाने की कोशिश करो। इस पे बनाओ, रिलेट से इस पॉइंट पे बनाओ तो कुछ ऐसे बनेगी। इस वाली टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव साइड से अपन थीटा एंगल लेके उसका टेन थीटा बनाएंगे। इसमें भी पॉजिटिव साइड से अपन थीटा एंगल लेके उसका थीटा बनाएंगे। तो आप यहाँ मानते हो ये एक्यूट एंगल है और वहां पे वो ऑब्ट्यूज एंगल है। और एक्यूट एंगल का जो टेन थीटा लगाते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और ऑब्ट्यूज एंगल में सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया, पाई/2 से पाई के बीच में, वहां पे नेगेटिव आता है। फिर वापस थर्ड क्वाड्रेंट में हालांकि वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। तो क्या एनालाइज किया? इंक्रीजिंग फंक्शन में, अच्छा टेन थीटा को क्या बोलते हो? टेन थीटा क्या है यहाँ पे? स्लोप किसका? टेंजेंट का। स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व का स्लोप नहीं है वो, ये टेंजेंट का स्लोप है। कर्व का स्लोप तो वो होता है, ये कर्व कौन सा एंगल बना रहा है। हमने कर्व का एंगल नहीं देखा, उसके बनी हुई टेंजेंट का एंगल देखा, क्योंकि कर्व का देख ही नहीं सकते, क्योंकि कर्व तो घूम रहा है, एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनाया जाता है। तो कर्व का कैसे देखेंगे, है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है पता है? डेरिवेटिव होता है। तो क्या समझे? डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन इंक्रीजिंग। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ये ऐसे पता लगाया जाएगा। डेरिवेटिव लेस देन जीरो, फंक्शन डिक्रीजिंग। दैट्स इट। और डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका टेंजेंट भी यही बनेगा। तो एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, दैट मीन 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो टेन जीरो क्या होता है? जीरो। तो हमने सीखा था स्ट्रेट लाइन में, एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल उसका स्लोप जीरो होता है, और वाई एक्सिस के पैरेलल उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है, 1090, है ना? तो अगर कांस्टेंट है तो स्लोप जीरो हो गया, यानी डेरिवेटिव जीरो, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके। और अगर ये यहाँ पे आप इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं, हटा देते हैं, तो फिर वो स्ट्रिक्टली वर्ड आना और जाने के फर्क पड़ जाएगा। यानी कि इस समय ये इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ ना, तो आप स्ट्रिक्टली वर्ड लगा सकते हो दोनों में, और जैसे ही लग जाएगा तो फिर नहीं लगेगा। वही सेम चीज है, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो स्लोप जो है वो टेंजेंट ऐसा भी बन रहा है कि जो एक्यूट एंगल बना रहा है, और ऐसा भी बन रहा है जो पैरेलल है, वो पॉइंट भी शामिल हो गया जहां पे एक ऐसा टेंजेंट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बन रहा है। अब अगर सपोज करो ये कर्व है ऐसे, जैसे वो वाले ग्राफ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ पे। अब अगर मैं इसमें जीरो को शामिल नहीं करूं, केवल यहां से और जीरो के जस्ट लेफ्ट में लूं, तो किसी भी पॉइंट पे देख लो आपका ऑब्ट्यूज एंगल का ही टेंजेंट बनेगा। किसी भी पॉइंट पे देख लो, ऑब्ट्यूज एंगल का टेंजेंट बन रहा है मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर जीरो भी शामिल कर दिया, तो फिर जीरो पे भी टेंजेंट बना के देखना पड़ेगा, तो वहां पे एक्स एक्सिस का पैरेलल बन गया। तो यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल प्लस एक्स एक्सिस, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब स्लोप नेगेटिव, और एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप जीरो। तो नेगेटिव और जीरो यानी कि डेरिवेटिव कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करेगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो उसमें आप स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा सकते। और अगर आपने जीरो हटा दिया तो डेरिवेटिव आपका जीरो नहीं होगा, मतलब पॉइंट जीरो इसमें से हटा दिया तो उसी पॉइंट पे तो जीरो हो रहा था वो, तो आपका डेरिवेटिव जीरो। जरूरी नहीं है कि हर बार जीरो पे ही डेरिवेटिव जीरो, कोई और भी पॉइंट हो सकता है, अभी इसमें जीरो है वो पॉइंट। तो आपने वो वाला पॉइंट हटा दिया जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा था, तो अब आपका डेरिवेटिव हमेशा लेस देन जीरो है, तो आप स्ट्रिक्टली वर्ड लगा सकते हो। क्लियर है? ये बस विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आसान हो गया ना? अब देखो उसमें तो आपको पैटर्न देखना है, विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स में पैटर्न देखना है, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन डेरिवेटिव्स की मदद से आपको पैटर्न नहीं देखना, केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव, फंक्शन। अब पैटर्न देखना आसान है या पॉजिटिविटी नेगेटिविटी देखना आसान है? बताओ। पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा कि इस इंटरवल में आप पैटर्न देखो, पैटर्न में आपको कम से कम दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया। और डेरिवेटिव नेगेटिव जीरो, एक ही पॉइंट उठाओ और देखो इस पे डेरिवेटिव नेगेटिव जीरो, तो ये देखना ज्यादा आसान है ना। ओके। अच्छा, ग्राफ के अंदर पैटर्न की बात करें, तो ग्राफ के अंदर पैटर्न कुछ ऐसे देखा जाएगा कि पैटर्न तो यूं देखा जाएगा, यूं है या यूं है, ये तो हो गया पैटर्न देखना। और पॉजिटिव नेगेटिव पता है कैसे देखा जाएगा? जब जब एक्स एक्सिस के ऊपर है तब तब पॉजिटिव है, और जब जब एक्स एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव है। ओके, समझ आया? अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस सुनना। साइन एक्स का ग्राफ सब जानते हो?
जानते हो ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस है। साइन एक्स का ग्राफ सब जानते हो। जीरो, लेट्स से ये पाई बाय टू, देन पाई, देन 3 पाई बाय 2, देन 2 पाई, इसी पे एनालिसिस करते हैं। तो मुझे बताओ साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है। जीरो से पाई बाय 2 वो इंक्रीज होता है, यहाँ पे मान लो 1 है। फिर पाई बाय 2 से जीरो पे वो पाई पे जीरो हो जाता है, और फिर मान लो ये -1 है, तो यहाँ पे आके वो 3 पाई बाय 2 हो जाता है, और फिर यहाँ पे आके वो वापस जीरो हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है, रफ ग्राफ है ये। अब कॉसेक्स का ग्राफ बताओ जरा। तो कॉसेक्स का ग्राफ जो है, जीरो पे 1 है और पाई बाय 2 पे जीरो है ना? और पाई बाय 2 से पाई पे वो -1 है, इस जगह पे वो -1 है। और फिर पाई पे वो 3 पाई बाय 2 पे जीरो है, और 2 पाई पे वो फिर वापस 1 है। अब ये मैंने दोनों ग्राफ एक ही शीट पे क्यों बनाया पता है? क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो एक कर्व और उसका डेरिवेटिव कर्व अगर हम एक ही शीट पे बनाए तो उससे क्या एनालिसिस हो रहा है, ध्यान से सुनना। आप एनालिसिस तो साइन एक्स का कर रहे हो, बट अगर विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स करोगे तो उसका डेरिवेटिव तो कॉस एक्स है। तो साइन एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न कहीं ना कहीं कॉस एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर आप cos x की मदद से नहीं देखो, केवल sin x के पैटर्न को ही देखो, तो आपको क्या देखना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। तो रेड वाली लाइन नॉर्थ ईस्ट कहाँ कहाँ है, जीरो से पाई बाय 2। फिर साउथ ईस्ट कहाँ कहाँ है, पाई से 3 पाई बाय 2, देख लो पूरा साउथ ईस्ट है। और फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, इधर लिख दूं मैं? बताओ, तीन डोमेन में तोड़ दिया मैंने एग्जैक्टली। पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 नहीं लेंगे, नहीं तो फिर वो स्ट्रिक्टली वर्ड के कॉम्प्लिकेशन से उसको एक बार हटाते हैं अपन, है ना? यानी जहां पे टर्निंग पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट को हटा दें। तो जीरो से पाई बाय 2, जीरो कॉमा, ना जीरो शामिल करो ना पाई बाय 2, ओपन इंटरवल लो। इसमें कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। साइन एक्स का ग्राफ देख रहा हूं मैं, है ना? फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, इसमें साउथ ईस्ट। एंड देन व्हाट, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, इसमें क्या है, अगेन नॉर्थ ईस्ट। इसमें अभी तक मैंने कॉसेक्स का ग्राफ नहीं देखा। अब कॉसेक्स के ग्राफ से अगर आप साइन एक्स के पैटर्न को देखना चाहते हो, यानी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव देखना चाहते हो, तो डेरिवेटिव का तो पैटर्न नहीं देखा जाता ना। पैटर्न तो ओरिजिनल फंक्शन का देखा जाता है, डेरिवेटिव का तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस इतना देखा जाता है। अब कोई भी ग्राफ पॉजिटिव कब होता है, जब जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और नेगेटिव होता है जब जब वो, तो आप ग्रीन वाले ग्राफ को केवल इतना देखो कि एक्स एक्सिस से ऊपर कब है और नीचे कब है। तो ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक ये ऊपर है, फिर यहां से लेके यहां तक ये नीचे घूम रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक ऊपर घूम रहा है। तो कॉसेक्स के ग्राफ को अगर हम देखें, तो जीरो से पाई बाय 2, वही अगेन टर्निंग पॉइंट नहीं ले रहे हैं हम, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, अपवर्ड साइड है। फिर पाई बाय 2 से ये 3 पाई बाय 2 में ये डाउनवर्ड साइन है, साइड है मतलब। और फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ये अपवर्ड साइड है। ये एक एग्जाम्पल है जो ये साबित करता है। देखो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब इंक्रीजिंग होता है, और डेरिवेटिव अपवर्ड मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब भी इंक्रीजिंग होता है। तो ये एक साइन है जो साबित करता है कि जब 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 ओरिजिनल ग्राफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को टेंड करेगा, तब तब उसका डेरिवेटिव ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही कहीं घूम रहा होगा। अब वो एक्स एक्सिस के ऊपर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ये नहीं देखना, बस एक्स एक्सिस के ऊपर है या नहीं है, बस इतना देखना है, क्योंकि डेरिवेटिव को तो केवल इतना एनालाइज करना होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है? जब जब ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ टेंड कर रहा है, तब तब उसका डेरिवेटिव ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। अब नीचे में देखो, वो खुद डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो रहा है, बट खुद इसका डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना ना, डेरिवेटिव का तो बस इतना देखना है कि एक्स एक्सिस के नीचे है या नहीं है। ठीक है? तो अगेन ये पैटर्न ये पैटर्न ये पैटर्न ये पैटर्न देखना मुश्किल है, और केवल इतना देखना हो कि इसके ऊपर इसके नीचे, इसके ऊपर इसके नीचे, ये देखना आसान है। तो मैं साइन एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न देखने के लिए उसका ग्राफ ना बना के अगर उसका डेरिवेटिव का ग्राफ बनाऊं तो मेरे लिए आसानी है ना। अब मेरे को इस ग्राफ में केवल इतना देखना है कि भैया तू ऊपर है कि नीचे, कि ऊपर है कि नीचे। जब जब तू ऊपर है तो उस पैटर्न में ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग है, जब जब तू नीचे है तो उस पैटर्न उस वाले इंटरवल में वो ओरिजिनल तू नहीं, तेरा जिसका तू डेरिवेटिव है वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जब जब ये वापस ऊपर आ गया तो वापस वो इंक्रीज हो गया।
क्लियर है क्या ये सारी चीज? ठीक है, इसलिए विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स एनालाइज करना आसान है, क्योंकि डेरिवेटिव को केवल इतना देखना है कि प्लस है या माइनस, एक्स एक्सिस के ऊपर या नेगेटिव, जबकि ओरिजिनल को तो पैटर्न वाइज देखना है। वो कभी कभी तो चलो आसान हो सकता है, लेकिन हर बार आसान नहीं हो सकता वो काम। ओके, समझ आया? तो कहने का मतलब है फंक्शन इंक्रीज होगा ना, तो उसका डेरिवेटिव ग्राफ ऊपर ऊपर तैरेगा। जैसे वो डिक्रीज होगा ना, उस इंटरवल में वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा, पता नहीं कैसे। नीचे जाके वो कुछ भी करे, भले छलांगे मारे ऐसे ऐसे करे, लेकिन रहेगा वो नीचे ही। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे ही। ओके। हाँ, तो नोट सेक्शन में वापस आओ। थ्रू डेरिवेटिव्स आ चुके हैं हम अपन, है ना? अब अगर कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जिसका आंसर एक रियल नंबर आए। पहली चीज तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न नॉन कंटिन्यूस फंक्शन में नहीं देखा जाएगा। जैसे अभी 10x का ग्राफ है, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, तो उस इंटरवल में जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है, वहां पे उसकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न का एनालिसिस करना ही वेस्ट है। जहां पे वो कंटिन्यूस है, तो केवल उसी पैटर्न पे उसको एनालिसिस करते हैं अपन, है ना? तो वो कुछ a कॉमा बी नामक इंटरवल में वो कंटिन्यूस हो, और जब वो a कोमा बी नामक में कंटिन्यूस होगा, तो ओपन इंटरवल a कोमा बी में वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, क्योंकि विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव तो तभी देखोगे ना जब डिफरेंशिएशन करना उसका पॉसिबल है। अच्छा, एंड पॉइंट्स पे कभी भी डेरिवेटिव नहीं निकलता, क्योंकि यूनिक टेंजेंट नहीं बन सकता। मान लो ये a है, ये b है, फंक्शन ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं बन सकता, इसके जस्ट राइट में, जस्ट लेफ्ट में बन जाएगा। तो इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी होगी ओपन इंटरवल में, और कंटिन्यूटी हो सकती है, कंटिन्यूटी किसी में भी हो सकती है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी ओपन में ही होगी। ठीक है ना? हमने रेयर से रेयर केस ले लिया कि ए कोमा बी में वो कंटिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में। तब ये फंक्शन कंटिन्यूस, सॉरी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे पता लगाएंगे, आ जाओ। अगर डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स जीरो है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर वो लेस देन जीरो है, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है, तो वो फंक्शन कांस्टेंट है, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। अब इसमें वो वाला शामिल नहीं किया गया है, 2 पॉइंट्स और शामिल कर सकते हैं कि यहाँ इक्वालिटी लगा दें, यहाँ इक्वालिटी लगा दें, तो स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दो, हटा दो, हो सकता है नीचे हो, देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट एक्स, और अगर आगे नहीं मिलता है तो आप इधर ही पांचों पॉइंट शामिल कर देना। कैसे? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो में तो आप लिख देना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सेकंड पॉइंट वो डालना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में आप लिख देना जस्ट इंक्रीजिंग। लेस देन जीरो में लिख देना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और लेस देन और इक्वल टू जीरो में लिख देना जस्ट डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग वर्ड लगाना, स्ट्रिक्टली मत लगाना, और फिर इक्वल टू जीरो में तो कांस्टेंट लगाना ही। हाँ जी। लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी एनी 2 पॉइंट्स। अच्छा, इसका प्रूफ देख रहे हैं अपन ये। ठीक है, ये जो ऊपर चल रहा है इसका प्रूफ देख रहे हैं अभी। तो अपन ने ले लिया 2 पॉइंट्स x1 और x2, गिवन डोमेन ए कॉमा बी है। x1 छोटा लिया, x2 बड़ा लिया, क्योंकि जब आप x1 x2 2 पॉइंट्स ले रहे हो, तो आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आप किसको छोटा और किसको बड़ा ले रहे हो। तो मैंने एक बार के लिए x1 छोटा और x2 बड़ा ले लिया। पहले वाले का प्रूफ है ये, फर्स्ट वाले का। ओके, आगे बढ़ो। अब एक थ्योरम है हमारे पास, मीन वैल्यू थ्योरम, जो हमने लास्ट चैप्टर से हटा दी, और इसका प्रूफ उसी थ्योरम से होगा। तो थोड़ा बहुत समझो बस प्रूफ, और इसके मीन वैल्यू थ्योरम को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि एक फंक्शन जो एक इंटरवल में है, जैसे ए कोमा बी इंटरवल में है, तो उस ए कोमा बी इंटरवल में एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा, जहां पर अगर आप डेरिवेटिव निकालो, तो वो डेरिवेटिव ये निकले। जहां पर आप डेरिवेटिव निकालो तो क्या निकल जाए, ये निकल जाए। ठीक है, अगर कोई, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है बताओ? हम्म, उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, एटलीस्ट ऐसा पॉइंट एक जरूर होगा, जहां पर आप उस फंक्शन पे डेरिवेटिव निकालो, तो वो डेरिवेटिव ये निकले, f(x2 - f(x1) डिवाइडेड बाय x2 - x1 निकले। ये मीन वैल्यू थ्योरम है। अब इसको ज्यादा एनालिसिस अभी नहीं करते हैं, थोड़े कोई टाइम दे के फिर कर लेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम से हम ये स्टेटमेंट लिख पाए? ओके, लिख पाए। अब इसको और एनालिसिस करो, तो एफ डैश सी को उधर ले जाओ, मतलब x2 - x1 को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करा दो। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे x1 बड़ा है, x2 छोटा है ना? तो x2 - x1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, बड़े में से छोटा माइनस किया। एक पॉजिटिव को किसी दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये इस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा?
तो पॉजिटिव ही ऑलरेडी है। अब अगर एफ डैश सी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और अगर वो नेगेटिव तो ये नेगेटिव। यानी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वो डिपेंड कर रहा है एफ डैश सी पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। तो एफ डैश सी अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन। तो आप मानते हो, और एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, क्योंकि आपने एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन लिया था। तो यानी एफ डैश सी के ग्रेटर देन जीरो लेने से फंक्शन इंक्रीजिंग साबित हो गया। और अगर इसको लेस देन जीरो ले लें तो ये लेस देन जीरो हो गया, ये लेस देन जीरो हो गया, तो एफ एक्स टू छोटा हो गया, एफ एक्स टू छोटा हो गया, दैट मीन्स फंक्शन डिक्रीजिंग। ओरिजिनल पैटर्न की बात कर रहे हैं हम अपन, है ना। ठीक है, समझ आया। अगर अपन एफ डैश सी को ग्रेटर देन जीरो ले लें तो एक्स टू माइनस एक्स वन तो वैसे ही ग्रेटर देन जीरो था, तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन भी ग्रेटर देन जीरो आ गया, वहां से एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन आ गया, या फिर यूं कहते हैं एफ एक्स वन छोटा एफ एक्स टू बड़ा आ गया। तो आपने एक्स वन छोटा लिया था और एक्स टू बड़ा लिया था, एक्स वन छोटा लिया था एक्स टू बड़ा लिया था, उससे एफ एक्स वन छोटा और एफ एक्स टू बड़ा आया, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। यानी कि जैसे ही डेरिवेटिव पॉजिटिव लिया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये फर्स्ट का प्रूफ हो गया। सेकंड का हो सकता है कि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो, लेकिन उसी में देख लो। अगर मैं सेकंड का प्रूफ कैसे लेंगे, अगर मैं उसमें एफ डैश सी को नेगेटिव ले लूँ, तो नेगेटिव लेते ही ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव मतलब ये लेस देन जीरो, नेगेटिव का मतलब ये होता है, इसका मतलब एफ एक्स टू लेस देन एफ एक्स वन। अब आपने तो लिया था एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, सॉरी एक्स वन लेस देन एक्स टू, मतलब एक्स टू को, चलो एक्स टू को देखो, एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन, बट आपका एफ एक्स टू लेस देन एफ एक्स वन आ गया, दैट मीन्स फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश सी के नेगेटिव होते फंक्शन डिक्रीज हो रहा है ना, यानी एफ डैश सी पे डिपेंड कर रही है हर चीज। क्लियर है। चलो, दैट्स इट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारे कोर्स में है ही, मतलब थर्ड टॉपिक है वो, हमारे अभी तो कोर्स में नहीं। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है खत्म। फटाफट से दो तीन क्वेश्चन देख लो, ताकि कुछ थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाए कि ये सब होता कैसे। ऑब्वियस बात है, शुरू के कुछ क्वेश्चंस तो विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स होंगे, एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट शायद विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स करना है अपने को। जैसे कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवनटीन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। कोई भी रियल नंबर ले लो, इंक्रीज होगा। तो इसको आप विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स करके देखते हैं एक बार, है ना। लेट से मैंने फंक्शन नोट डाउन कर लिया, और फिर इसी को विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स भी देख लेंगे। ओके, हियर द गिवन फंक्शन इज, और छोटे मोटे फंक्शन आप डेरिवेटिव्स के बिना मदद से भी देख सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवनटीन। अब अगर आप विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स ले रहे हो, तो आप एक्स वन एक्स टू कोई भी दो नंबर्स आर पे लोगे, और एक्स वन छोटा लोगे एक्स टू बड़ा लोगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स वन ही छोटा लो, एक्स टू बड़ा, एक्स टू छोटा एक्स वन भी बड़ा ले सकते हो, लेकिन फिर आपको फिर सारी चीज उल्टी सोचनी पड़ेगी। हमने नोट्स में केवल एक ही पैटर्न लिखा है जिसमें एक्स वन छोटा है और एक्स टू बड़ा है। तो मैं इसमें लिख देता हूं, हेयर फॉर एनी एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन क्या है, आर। लेट मान लेते हैं कि हमने एक्स वन छोटा लिया है और एक्स टू बड़ा लिया है। अब एक्स वन एक्स टू दोनों पे एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एफ एक्स वन भी निकालो। क्या निकलेगा बताओ, एक्स की जगह एक्स वन डाल दो, थ्री एक्स वन प्लस सेवनटीन। एफ एक्स टू भी निकालो, सॉरी एफ एक्स वन है, हाँ ठीक है, थ्री एक्स टू प्लस सेवनटीन। ठीक है, ये निकाल लिया। अब आप एक बार के लिए वापस यहीं से चालू करो, एक्स वन लेस देन एक्स टू। ठीक है ना। नाउ एक्स वन लेस देन एक्स टू से आपने चालू किया था। अब आपको एक्स वन को बनाना है ये, और एक्स टू को बनाना है ये। आप बोथ साइड्स इक्वालिटी में जो मर्जी आया करो। तो आप सबसे पहले तो थ्री से गुणा करा दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय थ्री। स्टेप लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय थ्री, वी गेट, क्या हो जाएगा बोलो, लेस देन। अब 17 जोड़ दो, एडिंग थ्री ऑन, एडिंग 17 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो ये क्या बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा। इनइक्वालिटी सेम रहेगी। इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, जब नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है ना, या फिर रेसिप्रोकल करें। ठीक है, अब थ्री एक्स वन प्लस सेवनटीन किसकी वैल्यू है बोलो, और थ्री एक्स टू किसकी वैल्यू है, थ्री एक्स टू प्लस सेवनटीन एफ एक्स टू। आपने स्टार्ट कहाँ से किया,
x1 टेकिंग x1 लेस देन x2 से स्टार्ट किया और खत्म कहाँ पे किया, fx1 लेस देन fx2। मैं क्या लिखूंगा, हेयर हेयर x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1, फाइनली इंप्लीकेशन तो वो मिला ना आपको, लेस देन fx2, सो द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अच्छा, इक्वालिटी का साइन लग पाया क्या? इक्वालिटी का साइन लग पाया क्या यहाँ पे? हमको तो अचानक से ऐसा थोड़ा ना हुआ भाई ये इक्वालिटी में चेंज हो गया। ठीक है ना, पता नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर स्ट्रिक्टली वर्ड भी लगा सकते हैं। अब सुनो, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के साथ साथ इंक्रीजिंग भी बोला जा सकता है। बट अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसको इंक्रीजिंग को जबरदस्ती स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला जा सकता। स्ट्रिक्टली होना बड़ी उपाधि है। तो अगर बड़ी उपाधि प्राप्त कर ली तो छोटी, जैसे 12th पास तो ऑटोमेटिकली 10th पास, बट 10th पास तो कोई गारंटी नहीं है कि 12th पास। तो ये अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन उसने इंक्रीजिंग पे स्ट्रिक्टली नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन जो इंक्रीजिंग है उसको जबरदस्ती स्ट्रिक्टली नहीं लगा सकते। तो आप तो पूरा ही मेंशन कर दो, स्ट्रिक्टली लगा ही दो, क्योंकि है तो एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। आपके हिसाब से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसने साबित करवाया इंक्रीजिंग है, तो हो गया ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, प्रूव्ड। प्रूव करने के लिए कहा है तो प्रूव्ड लिख दो, और पूछने के लिए कहा है तो स्टेटमेंट एज इट इज छोड़ दो। अब सपोज करो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं अपन इसको। तो एफ एक्स से अपन सिंपली एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा, ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कितना सरल काम है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ये पैटर्न वैटर्न नहीं देखना पड़ता। समझ आया? सेकंड क्वेश्चन देखो, ई टू द पावर टू एक्स। अब इसमें भी चाहो तो आप पैटर्न से चलो। तो पैटर्न से चलो तो x1 लेस देन x2, x1 तो मुझे बताओ fx1 क्या आएगा और fx2 क्या आएगा। e टू द पावर 2x1। फिर क्या आएगा, अब आप x1 x2 से चालू करोगे और फिर e टू द पावर 2x1 2x2 बनाने की कोशिश करोगे। उसके लिए आप इक्वालिटी के बोथ साइड्स पे जो मर्जी आए वो करो। उसके लिए आजादी है, कुछ जोड़ दो कुछ घटा दो, जो मर्जी आए करो। तो x1 का पहले तो दुगना कर देते हैं, टू टू हो रहा है तो x1 x2 का, तो क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, वी गेट व्हाट, 2x1 2x2। अब e टू द पावर 2x1 करने के लिए 2x1 के साथ क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फंक्शन लगाना पड़ेगा, वो भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल। तो क्या स्टेप लिखेंगे, टेकिंग नेचुरल एक्सपोनेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट e टू द पावर 2x1 लेस देन e टू द पावर 2x2। अब e टू द पावर 2x1 क्या था, fx1, ये क्या था fx2। वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे लाइन। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव देखो कितना आसान होगा। अभी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव नीचे के सारे फंक्शन कर ही रहेंगे, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन रफली कर रहा हूँ। बाकी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव के लिए क्या स्टेप्स होंगे वो नीचे कर ही रहे हैं, है ना। एफ डैश एक्स बताओ, और फिर 2x का 2, तो क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x। अब सर ये पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे नहीं पता, पिछली बार तो 3 आया था, तो 3 तो पॉजिटिव होता है मुझे पता है। तो ये नहीं पता आपको पॉजिटिव होता है नेगेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, तो हमेशा ऊपर रहता है। हमेशा ऊपर रहता है, तो कोई भी आर ले लो, टेक एनी आर, ये हमेशा जीरो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एनी आर। कोई भी रियल नंबर से आप ले लो, उसने आर पे चेक करने के लिए कहा था। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है, दो फंक्शंस दो क्वेश्चंस तो यूं ही हो गए, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव एंड विदाउट द यूज हेल्प ऑफ डेरिवेटिव दोनों में। अब अपन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव चलेंगे बाकी क्वेश्चंस में, ठीक है। और आप चाहो तो शुरू से भी चल सकते हो, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम वही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब देखो उसने साइन एक्स पाई बाय 2 पे, 0 से पाई बाय 2 पे वो कांस्टेंट हो जाता है, पैटर्न चेंज करता है। तो इसने ये वर्ड नहीं लगा, ये नहीं लगाया यहाँ पे। अगर लगाता, ये नहीं लगाया, दैट मीन्स मैं इंक्रीजिंग के आगे अभी स्ट्रिक्टली वर्ड लगा सकता हूँ। एक्चुअली इसने एक्सरसाइज में भी स्ट्रिक्टली वर्ड को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, पांचवें क्वेश्चन से उसने इंट्रोड्यूस किया वो। ठीक है, हालांकि इसमें अपन स्ट्रिक्टली वर्ड लगा सकते हैं क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में नहीं लगा पाते। तो हम तो शुरू से लगा के चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसके लिए भले पांचवें क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस हो। ओके, चलो। तो हेयर अब विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव चलना है आपको। हेयर द गिवन फंक्शन इज, चार पांच क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे बातें करते रहो। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव चलोगे तो स्ट्रेट अवे इसका डेरिवेटिव निकालो।
क्या लिखेंगे स्टेप डेरिवेटिव लिखने के लिए? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, इधर मिल गया एफ डैश एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब आपको जो इंटरवल है, इस इंटरवल में कॉस एक्स को सोचना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर साइन एक्स को सोचते हो तो वही एक्स वन एक्स टू लेना है, पैटर्न देखना है। लेकिन उसके डेरिवेटिव को देखते हो तो कोई पैटर्न नहीं देखना, केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। और विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव में अपन डेरिवेटिव्स का पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरवल क्या है उसमें, लेट से तीन दो इंटरवल है, तो हम एक को ले लेते हैं D1। D1 क्या है, 0 से π/2 या फिर x बिलोंगिंग टू 0 टू π/2। तो इस इंटरवल में cos x पॉजिटिव होती है नेगेटिव बताओ? 0 to π/2 कौन सी इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पॉजिटिव होते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हेयर व्हेन x बिलोंग्स टू, अच्छा मान लो कि आपको नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, या कोई ऐसा फंक्शन है जिसको आपको रटा हुआ नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर क्या करेंगे, इस इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे। मर्जी है, कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे और उस पर cos x की वैल्यू देख लेंगे। समझ आया? तो 0 to π/2 चलो कोई भी पॉइंट उठा लो, π/4। तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर x = π/4 ले लिया मैंने, जो कि डोमेन 1 से है, यानी कि 0 to π/2 से है। और फिर मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली इस π/4 पर, जिसको यानी कि एफ डैश π/4 निकाला, यानी कि cos π/4। तो cos π/4 क्या होता है, 1/√2। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। सो सो द गिवन एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, सो द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन D1, दैट इज 0 to π/2। ठीक है, अब ये तो एग्जाम्पल हमने पॉइंट लेके लिया है। पॉइंट लेके हम तब देखेंगे जब पूरे डोमेन में अपन जनरली एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इसमें तो अपन जनरली एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब उनका पैटर्न फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमको रटवाया गया है। तो इसको अपन पॉइंट ना लेके अच्छा होगा कि पैटर्न वाइज, पैटर्न मतलब वो वाला पैटर्न नहीं, x1 x2 वाला पैटर्न नहीं, उसके क्वाड्रेंट वाला पैटर्न से इसको लिखें स्टेटमेंट वाइज। तो कैसे लिखेंगे हम, हेयर व्हेन x belongs to 0 to π/2, we know that we know that cos x is greater than 0, और we can say f dash x is greater than 0। अच्छा, इक्वल भी होता है क्या जीरो के वो, इस इंटरवल में कब होता है वो जीरो के इक्वल? π/2 तो लिया ही नहीं, अगर ये ले लेते तो फिर ये लेना पड़ता। ठीक है, तो जीरो भी होगा ही नहीं होगा, वो भी एनालिसिस करना है साथ के साथ, केवल ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो नहीं एनालिसिस करना, ये भी एनालिसिस करना है कि जीरो हुआ कि नहीं हुआ। समझ आया? ठीक है, सेकंड डोमेन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट डोमेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड डोमेन सेकंड क्वाड्रेंट। तो D2 में आ जाओ। D2 क्या है, π/2 ठीक है, तो इसके बीच का कोई पॉइंट ले लो। π/2 के पाए के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो। 120 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/12। अभी तक याद नहीं हुआ ये, 11 12 में हम कभी भी डिग्री नहीं लिखते, हम रेडियन में लिखते हैं। तो 120 को किस में कैसे चेंज करेंगे, रेडियन में। π/180 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना मिला,
2 पाई बाय 3। तो एक्स को अगर मैंने ले लिया 2 पाई बाय 3, जो कि इस इंटरवल में है, पाई बाय 2 से पाई वाले इंटरवल में है, तो एफ डैश एक्स यानी एफ डैश 2 पाई बाय 3 निकालते हैं। देखो डेरिवेटिव तो सेम रहेगा सब में, कॉस एक्स, इंटरवल चेंज हो रही है बस, तो वो वाला काम तो कॉमन है, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक बार करके छोड़ दो, बार बार निकालना। तो 2 पाई बाय 3 पे अगर अपन निकाले यानी cos 2 पाई बाय 3 निकालें, तो cos 2 पाई बाय 3 का मतलब cos पाई माइनस पाई बाय 3। ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, यानी -cos पाई बाय 3, यानी कि -cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 विच इज <<0 और फिर ओवरऑल देखें तो व्हेन x बिलोंग्स टू दिस डोमेन पाई बाय 2 टू पाई, वी नो दैट cos x इज <<0। सीधा ही लिख दिया हमने, क्योंकि ये जनरल नॉलेज की बात, बाकी हर फंक्शन के लिए से सीधा नहीं लिख सकते, उसमें फिर पॉइंट्स ही लेने पड़ेंगे। अब जब आपने पहली चीज लिखी ना, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग डी वन, उसको ले लो स्टेटमेंट नंबर 1। और फिर जब सेकंड स्टेटमेंट लिखा उसको ले लो स्टेटमेंट नंबर 2, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों को मर्ज कर दें, 0 टू पाई ले लें, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 में जो डोमेन है और स्टेटमेंट नंबर 2 में जो डोमेन में जो तीसरी डोमेन है वो इन दोनों का यूनियन है। ठीक है, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, हेयर जो थर्ड डोमेन है D3, which is equal to 0 to पाई बाय 2, which this is actually the union of D1 and D2, और D1 D2 में वो एक में इंक्रीजिंग है, एक में डिक्रीजिंग है। सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 we get the given function is neither increasing nor decreasing in D3, that is equal to 0 to 5। इस तरीके से खत्म करना। क्लियर है क्या? अब चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, और फिर पांचवा आपके लिए होमवर्क होगा, तो 5 क्वेश्चन हमारे कल हो जाएंगे। फिर स्ट्रिक्टली वर्ड भी आ जाएगा कल, तो थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या कह रहा है कि अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत बताओ, मैं बता रहा हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तुम तो इंटरवल बताओ। तो इंटरवल दे के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न पूछा जा सकता है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न दे के आपसे इंटरवल पूछी जा सकती है, उल्टा क्वेश्चन आ गया। तो इंटरवल कैसे पता करेंगे, ये सोचना है आपको। ठीक है, तो गिवन फंक्शन क्या है, लेट्स से दिस इज द गिवन फंक्शन, विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लाइन लिख के वी गेट एफ डैश एक्स कितना मिला, 4x - 3। ओके फाइन। अब आपको पता करना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तब तब ये इंक्रीज होगा, और जब जब एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा तो ये डिक्रीज होगा। अब एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। तो 0 से बड़ा कब होगा और 0 से छोटा कब होगा, ये पता करने के लिए 0 कब होगा ये पता कर लेंगे अपन। तो 0 कब होगा यानी कि इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, और जहां पे वो 0 हो जाता है ना उसको, मतलब जहां पे वो पैटर्न बदलता है उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। आगे सीखेंगे वो पैटर्न, एक्चुअली वो जो टर्म है ना वो मैक्सिमम मिनिमम वाले टॉपिक की है, लेकिन मैंने क्या कहा, दोनों करीब करीब कनेक्टेड है। सो मैं क्या कर दूंगा, हेयर टेकिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड, यानी इंटरवल फाइंड करने के लिए आपको उसको 0 से इक्वेट करना है। इंटरवल उसने दे रखी है तो बस जस्ट उस इंटरवल में आप एनालाइज कर लो, इंटरवल पता करनी है तो आप उसको 0 से इक्वेट करो। ठीक है, टेकिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज 4x - 3 इक्वल्स टू 0 implies 4x इक्वल टू 3 implies x इक्वल टू 3/4, यानी कि 3/4 के इर्द गिर्द में कुछ पंगा हुआ है। अच्छा, अब ऐसा फिक्स मत मान लेना कि 3/4 के लेफ्ट में डिक्रीजिंग और 3/4 मतलब छोटे में डिक्रीजिंग बड़े में इंक्रीजिंग, उल्टा भी हो सकता है, छोटे में और बड़े में, और ये भी हो सकता है कि छोटे में भी इंक्रीज हो और बड़े में भी इंक्रीज हो, मतलब लेफ्ट में भी इंक्रीज हो और राइट में भी इंक्रीज हो, और ये भी हो सकता है कि लेफ्ट में भी डिक्रीज हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो 10x है, इसके इधर भी इंक्रीजिंग था, इधर के इंक्रीजिंग है, तो वो ऐसे घूम गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब पैटर्न बदलेगा भाई, ये ऐसे जाके ऐसे घूम गया, जरूरी नहीं नीचे आएगा, ये तो सीधा भी जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, पर इस दर कुछ तो हुआ है, ये इस चीज की गारंटी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इंटरवल को 3/4 पे तोड़ देंगे। समझ आया? तो कैसे तोड़ेंगे, हेयर ओरिजिनल डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर, उसको हम तोड़ देते हैं 3/4 पर। तो 3/4 पे हम कैसे तोड़ेंगे बताओ, एक तो -∞ से
3/4, और ऑब्वियस बात है 3/4 और 3/4 से पॉजिटिव ये तोड़ दिया हमने। अब 3/4 के इर्द गिर्द में जो ये है, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, टेक एनी पॉइंट। लेट्स से ये D1 D2 D3 है। तो इसके इस साइड में कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना। इसको आगे चल के अपन एक टेबल बना के भी करेंगे। अभी आप रफली लिख सकते हो। तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर व्हेन x बिलोंग्स टू D1। D1 क्या है, -∞ से 3/4, है ना। एफ डैश एक्स क्या आएगा वो चेक करना। तो x कोई सा भी ले लो इसमें से, जो मर्जी है ना। तो कैसे लेंगे हम, लेट x बी, बोलो क्या लें, 0 ले लो। -∞ 3/4 में 0 भी आता है, ठीक है। वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स क्या था, 4x-3 था ना। 4x-3, ओरिजिनल फंक्शन को नहीं देखना, डेरिवेटिव को देखना है, ठीक है ना। वी हैव एफ डैश एक्स, एफ डैश जीरो, डैश जीरो लगाओ, है ना। तो 4 × 0 - 3, यानी 0 - 3 - 3, विच इज लेस देन 0। तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन D1। एक पॉइंट पे अगर वो लेस देन 0 है तो मान लिया जाएगा पूरी इंटरवल में वो लेस देन 0 है। सो द गिवन फंक्शन इज व्हाट, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग इन D1, दैट इज -∞ to 3/4। अब उसने इंक्रीजिंग के आगे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब D1 यूनियन D2। आप मतलब जो 3/4 वाला है ना, आप पहले क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए भी D2 उसमें शामिल कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चन का के लिए D2 उसमें शामिल कर सकते हो। यानी D1 यूनियन D2 में वो डिक्रीजिंग है, और D2 यूनियन D3 में वो इंक्रीजिंग है। ये भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इंक्रीजिंग ही पूछा है, स्ट्रिक्टली नहीं पूछा है। तो स्ट्रिक्टली नहीं पूछा है तो आप इक्वलिटी का साइन लगा सकते हो। तो लगा सकते हो तो आपका आपका आंसर भी यही होगा, गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन D1 यूनियन D2। ओके, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड उसने नहीं लगाया ना, D1 यूनियन D2। दैट, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, -∞ से 3/4 को भी शामिल कर लो। तो ये आ गया आपका डिक्रीजिंग का आंसर, यानी ये बी का आंसर आ गया। अब दूसरा, उसमें आप क्या ले लोगे, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू D3 में एनालाइज करो। D3 क्या था, 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू ले लो, 3/4 के इन्फिनिटी के बीच में 1 ले लो। तो 1 लगाओ यहाँ पे, 4 × 1 = 4 - 3, 1 विच इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन D3, जो कि है 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन D2 यूनियन D3, जिसका मतलब क्या हो गया, 3/4 को इसमें भी ले लो, कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, एक तरीका ये है। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीका नहीं है देखा जाए तो, है ना, पॉइंट्स लेना प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। अब बिल्कुल तरीके से चलें तो कैसे करेंगे देखना, ये रफ तरीका है। तो हम ऐसे चलेंगे, हम जैसे डेरिवेटिव निकाल गए है ना, देखो, अब ज्यादा मतलब प्रेजेंटेटिव तरीका देखो, और वही लिखना आप नोट्स में, है ना। एफ एक्स लिखा, एफ एक्स से हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। निकाल लिया था हमने, क्या हुआ था। अब अपन क्वेश्चन में फर्स्ट उठाएंगे। इसमें तो क्या है, हमने कुछ भी निकाल लिया और फिर डिसाइड कर रहे हैं कि डिक्रीजिंग इसमें इंक्रीजिंग। अब आप पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाओ। तो क्या है, गिवन क्या है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, राइट, गिवन है ये। अब अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है,
तो मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इवन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू भी तो लगा सकता हूँ, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया हुआ है। तो एफ डैश अगर भाई अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो उससे लिख सकते हैं एफ एक्स इंक्रीजिंग, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग से ये भी तो लिख सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, दोनों बातें लिख सकते हैं ना। तो अब एफ डैश एक्स की यहाँ पे वैल्यू डाल दो, क्या निकाल के रखी है आपने, और यहां से एक्स कहाँ कहाँ लाया करेगा वो इंटरवल सॉल्व करके निकाल लो। ठीक है, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 का मतलब है इंटरवल क्या निकली, सो द रिक्वायर्ड इंटरवल इज 3/4 या उससे बड़ा, यानी 3/4 कॉमा इंफिनिटी। यही का काम जब आप सेकंड के लिए करोगे, इसके लिए करोगे, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग आ जाएगा गिवन पॉइंट में, इसको आप लेस देन इक्वल टू जीरो कर दोगे, इसको लेस देन इक्वल टू जीरो कर दोगे, इसको लेस देन इक्वल टू जीरो कर दोगे, इसको लेस देन इक्वल टू जीरो कर दोगे, तो डिक्रीजिंग का रिक्वायर्ड इंटरवल क्या आ जाएगी जिसमें डिक्रीज होगा, 3/4 को शामिल करना है, उससे छोटे नंबर लेने हैं, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 3/4 क्लोज इंटरवल। आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना शायद, फोर्थ है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, क्योंकि इसने भी स्ट्रिक्टली वर्ड को शामिल ही नहीं किया ना। देखो स्ट्रिक्टली है तब अपन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं ना उसको, पर उल्टा नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर है। अब कल जो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ये फिफ्थ वाला आप होमवर्क मार्क करो, और कल जो क्वेश्चन आएगा उसमें फिर स्ट्रिक्टली वर्ड को उसने इंट्रोड्यूस करके आगे के क्वेश्चन स्ट्रिक्टली वर्ड के साथ ही पूछे जा रहे हैं। क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकाल लोगे, फिर पहला क्वेश्चन क्या है, तो उस एफ डैश एक्स को जो भी आपने निकाला ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा हुआ तो इक्वल टू लगा दो आप। ठीक है, फिर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वहां से एक्स की वैल्यू क्या आई, उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है बजाय कि पॉइंट्स लेने का काम पता है कब करेंगे, जब अपन लिख नहीं रहे हैं, बस ओरली सोच रहे हैं, क्योंकि आगे मैक्सिमम मिनिमम में बहुत सारे इंस्टेंस में आपको बीच में केवल ओरली सोचना पड़ेगा, तो वहां पे आप पॉइंट्स लेके सोच के आपने मन में ही ले लिया पॉइंट, सोच लिया और उसको बता दिया, वो लिखना नहीं है कि आपने पॉइंट कौन सा लिया। ओके, क्लियर है अभी सारी बातें। चलो तो 5 क्वेश्चंस तक कल करके आओ। ठीक है, देखो इसका जो डेरिवेटिव आया था वो लीनियर आया था, तो एक्स की एक ही वैल्यू आई थी, इसका क्वाड्रेटिक आएगा तो एक्स की दो वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब एक्स की दो वैल्यू आएगी तो इंटरवल सोचना पड़ेगा अभी किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग हुआ। ठीक है, ट्राई करके आओ घर से, फिर कल देख। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।